सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी जो सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए बेसिक बुक्स कवर कराता हूं बच्चों। ये जो स्टेट पीसीएस का पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, और जो कहीं ना कहीं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ये उनके लिए बेसिक बुक्स कवर करवाई जा रही हैं दोस्तों। मैंने इससे पहले 6 स्टैंडर्ड की, 7 स्टैंडर्ड की और 8 स्टैंडर्ड की मैं बुक को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में कवर करा चुका हूँ। इसमें हिस्ट्री की क्लास अभी चल रही हैं। इसमें इससे पहले मैं ज्योग्राफी की जितनी भी जो बुक हैं, ज्योग्राफी की जितनी भी मतलब 6 स्टैंडर्ड की, 7 की और 8 की, तीनों को कंप्लीट करा चुका हूं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हो। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो हैं वो भी मैंने करवा दी हैं, ये 6 स्टैंडर्ड तक करवा दी। और दोस्तों, मैंने अब जो हिस्ट्री का आज की जो क्लास होने वाली है, इसमें हम हिस्ट्री के 11 चैप्टर को पढ़ने जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों, जितनी भी आपकी जो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो हैं वो आपको समझ में भी आ रही होंगी दोस्तों। इन वीडियो से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। इनसे आप सीखे बेसिक बुक्स जो मैथ्स बुक होती हैं उनको समझ पाओगे। ये मैं दावा से कह सकता हूँ कि जो कहीं ना कहीं आप जिस बेस की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जो बेसिक कंडीशन है, जो बेसिक्स फंडामेंटल है, वो आप इन बुकों से कहीं ना कहीं आप पूरी कर पाओगे दोस्तों। मेरी तरफ से जितना भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो बेसिक होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वो बेस मजबूत करने में ये आपकी हेल्प करेगी। आई होप दोस्तों, जितनी भी क्लास थी पहले भी, और आपको ये जितने भी मतलब कंटेंट हो चुका है हमारा, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक और बात, जैसे मैं ये जो वीडियो है बना के कहीं ना कहीं मैं शूट करता हूँ, तो ये वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा, मैं किसी जैसे एक शाम को मिलती है, एक सुबह मिलेगी। ये इस तरह से हम बेसिक बुक्स को कहीं ना कहीं कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम मैथ्स की बुक को कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे दोस्तों। जल्द ही हम कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रक्चरल बेस भी यानी बैच भी लेके आएंगे दोस्तों। उसमें मेरा पॉलिटिकल और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैं उसमें पूरा करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपके पास में और भी टीचर अवेलेबल होंगे जिसमें आपको इकोनॉमिक्स करवाई जाएगी, और सोशलॉजिस्ट यानी ऑप्शनल के लिए आप कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं मैं इनको कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इससे पहले मैं ये बेसिक बुक्स क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका बेस बन सकता है, बेस तैयार हो जाएगा। इससे आप समझ के दोस्तों कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखने लग जाओगे। आप कहीं ना कहीं बेसिक बुक्स जो मैथ्स बुक है उनको कहीं ना कहीं समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी का जो क्लास है वो हिस्ट्री की 8 क्लास की पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें भी हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये दोस्तों 8 स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री का कहीं ना कहीं 11 चैप्टर है,
इस चैप्टर में दोस्तों बेसिकली थोड़ा है, इसमें थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या हमारे को आज पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नेशनल मूवमेंट रहा होगा, वो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति को मानते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इस दौरान दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रूल कर रहा था, क्राउन में जो कॉलोनाइज टाइम होता था, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो ऑफिसर थे उनकी क्रूरता बहुत चरम पे आ गई थी। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे या फिर जो ऑफिसर थे, जो पढ़े लिखे इंसान थे, उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं हमारे देश को कहीं ना कहीं लूट रही हैं, खोखला कर रही हैं, हमारे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इनके द्वारा जो क्रूरता है, यहाँ पे जो किसान सहन कर रहा है, मजदूर वर्ग सहन कर रहा है, पढ़े लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो युवा हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में एक नेशनल मूवमेंट होगा। ये पहला नेशनल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम पहले कर चुके थे, ये 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 के बाद में ये पहला कदम था जब हमने एक बड़े स्तर पे अंग्रेजों को या फिर यूरोपियन नेशन का विरोध किया था। समझ पाए? इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे और जो एजुकेटेड पीपल होंगे इसका विरोध में सामने आएंगे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम स्वराज्य को पाने की, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते रहेंगे। इसमें इसका आज जो टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों, खासकर हम ये टाइम पीरियड रहेगा 1870 से लेके 1800, इसका जो टाइम पीरियड है 1870 से लेके 1947 के बीच में जितने भी नेशनल मूवमेंट रहे होंगे, जिन्होंने पार्टियों ने इस नेशनल मूवमेंट को अंजाम दिया था, वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये मूवमेंट बनाए थे, कौन कौन से किस किस सन में हुए, हम इस आज के टॉपिक में इस क्लास में फिनिश करने वाले हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 1870 में से के बीच में से लेके 1847 के बीच में जो नेशनल मूवमेंट रहे होंगे। जैसे सबसे शुरुआत हम बात करें 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि मैं स्वराज्य को प्राप्त करूँगा, मुझे स्वराज चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस मनाना है। इसके बाद में दोस्तों महात्मा गांधी का एडवेंट होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट में। पहला जिसका जैसे चंपारण दांडी यात्रा रही, तो चंपारण रहा खेड़ा मूवमेंट, जो मजदूरों को इकट्ठा करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये मूवमेंट चला। फिर असहयोग आंदोलन चलाया। धीरे धीरे महात्मा गांधी को दोस्तों कहीं ना कहीं जो लीडर थे वो इंडियन के, वो कहीं ना कहीं मिलना स्टार्ट हुए, एक मेजॉरिटी बनना स्टार्ट हुई। पहले से ही महात्मा गांधी अफ्रीका में कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे थे रेसिज्म के खिलाफ। फिर बाद में जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया दोस्तों, रशियन कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था उससे कहीं ना कहीं हमारे को प्रेरणा मिलती गई। बाद में इससे पहले बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल हैं, ये गरम दल के नेता हुए दोस्तों। कहीं ना कहीं इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, कुछ नरम दल के नेता जैसे इसमें बाद में इंक्लूड दादा भाई नौरोजी और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे दोस्तों, ये एक बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे
इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो बेसिकली हम बुक्स में पढ़ेंगे। इसमें होगा जैसे आप देखोगे इंडियन एसोसिएशन होगा, इसमें दो पूर्ण सार्वजनिक सभा होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, और इसमें मद्रास महाजन सभा, ये कहीं ना कहीं बड़े संगठन के नेता इसमें शामिल होंगे। और इनको किस किस का सपोर्ट मिलेगा, कौन कौन से वर्ग हैं जो माध्यमिक है और मिडिल है, जो मजदूर वर्ग है, जमींदार हैं दोस्तों, इन सभी ने मिलके इस नेशनल मूवमेंट को अंजाम दिया था। धीरे धीरे करके दोस्तों हम इस डेट से आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, लेकिन इसका जो बेस रहेगा दोस्तों हम एनसीईआरटी ही रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को हम अगर ऊपर बेस करवाया तो कहीं ना कहीं आप स्टैंडर्ड बुक्स को आसानी से समझ पाओगे। ठीक उसी प्रकार से हम जो इनका जो बेसिक पॉइंट रखेंगे वो एनसीईआरटी बेस रखेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये आप जितने भी जो पॉइंट होंगे मैं अच्छे से कवर करा पाऊंगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज की जो क्लास होगी इसी चैप्टर 11 को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपको स्वागत करता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर जैसे जीएस का कोई पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, या फिर अदर सब्जेक्ट हैं, उनको मैं कहीं ना कहीं ब्रीफली वहीं स्ट्रक्चरल वे में आपको कहीं ना कहीं समझा पा रहा हूँ दोस्तों। आप इनसे कोई भी एग्जाम है, लेकिन मैं मेरे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों कहीं ना कहीं आप स्टेट पीसीएस और कहीं ना कहीं यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम का बेस तैयार कर सकते हो दोस्तों। बाद में मैं स्टैंडर्ड अपने ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल और कहीं ना कहीं पीएसआर ऑप्शनल को रखूँगा दोस्तों। लेकिन इस जो जैसे इस वीडियो के तहत या फिर जो पहले करवाया मैं बेसिक से एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहा हूं दोस्तों। अगर कोई फ्रेशर है, कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को खोज रहा है, या फिर कोई ऐसा टीचर है जो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैं एनसीईआरटी किसी एक प्लेटफॉर्म पे देख सकूं, तो दोस्तों आपका स्वागत है यहाँ पे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये आपको इनको पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपके जितने भी बेसिक पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप इनसे देख के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपने घर बैठे इन क्लासों को कर पाएंगे दोस्तों। मैं हर शाम को और सुबह एक वीडियो आपके लिए रोज़ अपलोड किया करूँगा। आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी के थ्रू ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हो पाता है। ये वीडियो करने के बाद में दोस्तों आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, जो ऐसे होता है इसमें उस पर लिखने का आपका कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी। प्लस में जो कहीं ना कहीं आपको डाउट आते हैं स्पेल के, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर के, वो ख़त्म करवा देगी। और कहीं ना कहीं आपको ये मैथ जो बुक होती हैं उनको समझने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। तो दोस्तों विदाउट रिकॉर्ड से अब चलते हैं अपनी क्लास पे। आज की जो क्लास है वो हम इस टॉपिक में करेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग बेस है क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट या नेशनल मूवमेंट होंगे, इसको देखते हुए ये जो कंट्री शिफ्ट होगा ये किसके लिए होगा, कौन कौन से पीपल हैं इस पे लाई करेंगे, कौन कौन से जो मूवमेंट थे वो लाई करेंगे, वो पॉइंट हैं
किस तरह से ये जो कंट्री है ये से बाहर निकल के आएगा। आइए दोस्तों, सर्टन डेवलपमेंट which are mentioned as follow. Ask the people to ensure question what is the country of India and for whom is meant। ये पर्सन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मूवमेंट होंगे, डेवलपमेंट होंगे, इसके बाद में ये मेंशन होने के बाद में जितने भी नेशनल मूवमेंट होंगे दोस्तों, इनको मद्देनजर रखते हुए इसका जो क्वेश्चन बाहर निकल के आएगा वो जो कंट्री जो इंडिया है उसके लिए, ये किसके लिए है, ये किस पीपल के लिए किस तरह के क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आएगा, जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया को कॉन्कर किया, टेरिटरी को कॉन्कर किया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है, और उसके किंगडम को, ये कौन कौन से चेंजेस होंगे समझ में आया। ये तो इसमें पहला पॉइंट आएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन of new law administration institutions। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही थी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उन्होंने किस तरह के मूवमेंट को कहीं ना कहीं अपोजिशन के रूप में देखा, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से लॉ होंगे, कौन कौन से लॉ एडजस्ट हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था न्यू लॉ को और एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक, जैसे अल्बर्ट बिल पास हुआ होगा, ठीक है। अल्बर्ट बिल 1883 में दोस्तों हुआ था। 1905 में दोस्तों कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था वो। उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ आई, ये कहीं ना कहीं इस देश के लोगों की भलाई के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाई थी। किस तरह का ये क्वेश्चन बाहर निकल के आते हैं दोस्तों, ये जो शेप है ये बाहर निकल के आ गए। ये किसके लिए मतलब होंगे, ये मतलब शेप देश के लोगों द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से क्वेश्चन जो पॉइंट हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन यही था, मतलब
इसमें क्या क्या हुआ, तो लोगों ने जिस तरह से उनकी पॉलिसियों का विरोध किया, तो पहला क्वेश्चन मतलब उनसे पूछा गया कि हमारे देश को मतलब हमारे देश को फ्रीडम चाहिए, समझ पा रहे हो। हमारे देश को कहीं ना कहीं आप देखोगे स्वराज्य की मांग करने लगे हो, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजों द्वारा इनके विरोध में दोस्तों नए लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, समझ पा रहे हो। हमने रिलीजियस मैटर पे भी देखा था। ये सेकंड पॉइंट दोस्तों इसका रहेगा चेंजेस इन लाइफ बहुत सारा चेंज हुआ दोस्तों हमारे देश में लोगों की लाइफ को लेके, जो उनका कांड रहा होगा। और ट्राइबल लोगों का कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों के लिए ये मतलब देश की सेफ बनाने के लिए दोस्तों जिस तरह से जो नियम और कानून कहीं ना कहीं अप्लाई किया गया, उसके बाद में यहाँ पे सोसाइटी में चेंज होता है। ट्राइबल जो पीपल है उनकी लाइफ में चेंज होगा, और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होंगे उनके नेशनल मूवमेंट के हो जाने के बाद में लोगों में जागरूकता आएगी, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। जो गर्ल्स एजुकेशन होगी उसको कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे हम लोग। महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अच्छे बनने लग जाएंगे। तो कहने का ओवरऑल क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होगा, ठीक है। और किस पे होगा, एजुकेशनल चेंज इन एजुकेशनल 19th सेंचुरी। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कुछ ऐसे रिफॉर्मर रहेंगे यहाँ पे हुए, जैसे राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, आर्य समाज से संगठन ऑर्गेनाइजेशन था। तो उन्होंने एजुकेशन पे उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। किस पे, गर्ल्स को लेके, गर्ल्स को स्कूलों में भेजना, वुमेन की स्थिति को चेंज करने के लिए, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। ये जो गर्ल्स थी इनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड से और फादर से, ठीक है। कुछ महिलाएं जो एजुकेटेड हुई उन्होंने घर घर जाके एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की। ये कब हुआ, 19th सेंचुरी के वास में ये हमारे को चेंजेस देखने गए। ये जो क्वेश्चन है ये बाहर निकल के आ रहे हैं दोस्तों इस ड्यूरेशन में, 1870 से लेके 1947 के बीच में किस तरह से हमारा इंडिया सेफ होगा और ये किसके लिए माना जाएगा। समझ पा रहे हो, बेसिकली ये क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों और क्या चेंज हुआ होगा, ये चेंज हुआ होगा दोस्तों इसमें इस पीरियड के दौरान और क्या चेंज हुआ होगा, चैलेंजेस कास्ट सिस्टम। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे एशियन टाइम से ही कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहा है हमारे लिए कास्ट सिस्टम का। जैसे वैदिक टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो समाज था, हमारी सोसाइटी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास में जितने भी कंट्री थे, इस चीज़ को कहीं ना कहीं कास्टिज्म, रेसिज्म कहीं ना कहीं ये फेस कर रहा था। हमने साउथ अफ्रीकन को भी देखा, ठीक है, वो सलाइवल पीपल थे वो,
और जो हमारे वैदिक टाइम में हम प्राचीन काल की बात करें तो हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम आज भी मैटर करता है दोस्तों। ये कास्ट सिस्टम लोअर और कहीं ना कहीं अपर बाहर निकल के गोरे काले का कहीं ना कहीं रेसिज्म था, वो कहीं ना कहीं ये हमारे आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं हम फेस करेंगे दोस्तों, और ये पहले भी हमने किया। और क्या हुआ होगा दोस्तों, इसमें आप देखोगे दोस्तों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें पहले जैसे वैदिक टाइम में या फिर इससे एंशिएंट टाइम के पहले हम जो हमारी प्रैक्टिसेस होती थी, चाहे बलि की हो, बलि देना हो, चाहे आप मंदिरों में जाने की प्रथा हो कि कौन कौन उसमें भाग ले सकता है, तो ये या फिर सोशल जो चैलेंजेस थे हमारे चाइल्ड, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, चाइल्ड मैरिज का बोल सकते हैं हम, चाइल्ड मैरिज बोल सकते हैं, वुमेन एजुकेशन बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सोशली प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। जैसे अगर किसी राजा की पत्नी रानी मर गई तो उसको कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी दोस्तों, पवित्र अग्नि में कहीं ना कहीं वो अपने आप को जलाएगी। ये सोशल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। या फिर कोई राजा इतना महान हो गया तो कहीं ना कहीं उसको राज से यज्ञ करना पड़ता था। वो सोशल प्रैक्टिस धीरे धीरे दोस्तों इस टाइम में आने के बाद में, यानी मॉडर्न टाइम में, यहाँ तक ब्रिटिश एरा में आने के बाद में उनका कहीं ना कहीं जो वैदिक टाइम पे हो रही थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चरम सीमा पे थे। समझ पा रहे हो? और ये कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे जो हमारे यहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये लिखा भी गया है, वैदिक पुराणों में भी लिखा गया है। तो ये सोशल प्रैक्टिस हमारे इंडिया में हो रही थी दोस्तों। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इनको देख के ये ब्रिटिश जितने भी वायसराय होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रिटिश होंगे वो अपने रिफॉर्म करेंगे दोस्तों। यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं देखेंगे ये तो गलत कर रहे हैं, तो इनमें सोशल बदलाव थोड़ा करने की कोशिश होगी। और क्या होगी? द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी हमने पढ़ा था दोस्तों। रिवोल्ट होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ। सबसे पहले हमने नेशनल मूवमेंट को देखा था कि 1857 का हुआ था, जिसमें हमने अंग्रेजों का पूर्ण विरोध किया था, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और जितने भी धर्म के लोग थे, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, शूद्र जाति का हो चाहे वो अपर का हो, चाहे एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड पीपल हो, सभी ने एक बार मिलकर दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ ये 1857 का विद्रोह किया था। ये पहला नेशनल मूवमेंट था दोस्तों, सबसे बड़ा। ये सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दोस्तों मेजॉरिटी बनना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी बन नहीं पाई, उसके बाद में क्या हुआ? ये असफल हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जैसे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई महिला, ठीक है, और ये बैरकपुर छावनी में जो कांड हुआ था उसके आधार पे सैनिक विद्रोह के कारण ये हुआ था। कुछ डेट रखी
उस डेट पे पूरी तरह से न होना, ये कहीं ना कहीं पूरी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हुआ। समझ पा रहे हो। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद में लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह उमंग हुआ, क्यों हम यहाँ पे गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों न हम अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो इसके बाद में ये नेशनल मूवमेंट था। बाद में दोस्तों जैसे बक्सर की लड़ाई होगी, ठीक है, और बाद में पूरे इंडिया पे ये अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, तो दोस्तों लोगों को जागरूकता होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसके कैसे कैसे होगी, वो कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने पैम्फलेट, मैगजीन और अखबारों के तहत, प्रिंटिंग प्रेस के तहत, प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी 18वीं सेंचुरी में दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो मिडिल वर्ग होगा, जो मजदूर वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं ये खबरें लिखित रूप में या मौखिक रूप में कहीं ना कहीं पढ़वाई या उनको दी जाएगी। लोगों में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आने के बाद में वो इस बात को जानेंगे कि ये जो अंग्रेज हैं हमारा देश को कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस को बना के दोस्तों ये लूट रहे हैं। इस पॉइंट को ये लोग समझेंगे और इसके विरुद्ध कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट होंगे, ठीक है। यही लोग जो इंडिया के लोग होंगे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दोस्तों अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए एकजुट होंगे, इनके प्रति पुरजोर विरोध करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी। सबसे बड़ी जो यूनिट होगी दोस्तों वो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी। गर्म दल के नेता होंगे कुछ जैसे मॉडरेट के होंगे दोस्तों, लीडर होंगे, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट होंगे जो ये चाहेंगे कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये कैसे मानेंगे कि इनको विरोध, लड़ाई, इनकारनेशन किया जाए, इनको मतलब एसासिनेशन किया जाए इनका, तभी ये कहीं ना कहीं अपने देश को छोड़ के जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे नेता थे जो ये बोलते थे कि ये इनकी जो नीतियां हैं हमारे देश को कहीं ना कहीं सुधार कर रही हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्यों न हम इनका साथ दें। कुछ नरम दल के नेता थे ये। इस दौरान दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हुआ बंगाल का विभाजन। बंगाल में क्या हुआ दोस्तों, बंगाल में एक तरफ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये इन्होंने जिस तरह से ये कंडीशन को बांट के दोस्तों, सिचुएशन को बांट के कोई न कोई ऐसा नियम बना देते थे, ठीक उसी प्रकार से फिर उसका विरोध, उन पॉलिसियों का विरोध करती थी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ये जो पीपल थे वो करते थे दोस्तों। जैसे आप देखोगे दोस्तों उन्होंने एक आर्म्स एक्ट पास किए गए, ठीक है। जो भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की कोशिश करें, जो भी लिखने की कोशिश करें अपनी पत्रिका में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मोमेंट इस दौरान किस तरह से 1847 में हमारे को आज़ादी मिली, इन पॉइंटों में बेसिकली इसी क्लास में हम देखेंगे। ये पॉइंट हमारे को देखने मिलता है। और क्या होगा दोस्तों, एक और होगा इसमें द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिक्लाइन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों कल हमने एक क्लास की थी, उसमें जो कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट बनते थे इन ब्रिटिश के साथ में, यूरोपियन कंपनियों के साथ में जो डेलीगेट्स आते थे, जो कहीं ना कहीं अदर पीपल आते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामान का कहीं ना कहीं न्यू
न्यू सामान कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते थे, समझ पा रहे हो। उनसे खासा वो पैसा भी कमा रहे थे। यहाँ पे पैसा, ये कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल थे कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा कमा के वो अपने यूरोपियन नेशन की जीडीपी को बढ़ावा दे रहे थे, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, समझ पा रहे हो, अपने परिवारों को चला रहे थे, समझ में आया। तो नई नई आइडेंटिटी या दोस्तों क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद इसके बाद में क्या हुआ, जो यहाँ के जो लोकल कहीं ना कहीं जो आप बोल सकते हो जो क्राफ्ट पर्सन हैं, बनाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं हानि होने लगी। यानी इंडिया के सामान को तो मतलब बेचा ही नहीं गया, यहाँ पे सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के दोस्तों उनसे चीज़ बना के वेस्टर्न नेशन में उनको बड़े दामों पे बेचा जाता था और पैसा कमाया जाता था, और वेल्दीनेस और रिच मतलब जो ब्रिटिश था ओवर रीच होता होता मतलब हो रहा था, इतना ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट थे इस फंक्शन में, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 1870 और 1947 का पहले, इस बीच में पहला ऐसा मूवमेंट कौन सा रहा होगा वो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। 1850 के आफ्टर दोस्तों, आफ्टर 50 लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर भारत को कहीं ना कहीं इस बेड़ियों से मुक्त करवाना है तो भारत की जनता को कहीं ना कहीं जो पीपल थे, जो हर वर्ग को कहीं ना कहीं मतलब एकजुटता होना पड़ेगा, मेजोरिटी में आना पड़ेगा, मेजोरिटी होनी चाहिए उसके लिए। और ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया, या फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे इमर्ज होगा दोस्तों। ये लोगों की जनता को समझ में आने लगा, और ये समझ में आने लगा जो इंडिया है ये किसका है दोस्तों, इंडिया इज पीपल ऑफ इंडिया। ये जो देश है इंडिया भारत के लोगों का है, ठीक है। और इसमें चाहे वो कौन सी जितनी भी क्लास हो, लाइक ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ वो भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कास्ट रिलीजन से बिलोंग करता हो, या लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, हम सब एक हैं। और यहाँ की जो जनता है वो पूरे भारत को बिलोंग करती है, ठीक है। ये देश उन्हीं का है। ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा दोस्तों। 1850 के बाद में दोस्तों जो पहला नेशनल मूवमेंट कहीं ना कहीं मूवमेंट या एसोसिएशन जो बनने लगे, सम इम्पोर्टेंट ऐसा लिख सकते हैं इसके बाद में, सम ऑर्गेनाइजेशन
इसमें लिख सकते हो जैसे पूर्णा सार्वजनिक सभा, एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन, और क्या होगा, मद्रास महाजन सभा, और कौन सी थी दोस्तों, और थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्या होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में दोस्तों हुई थी। इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो इंडिया के पीपल थे, 72 जन थे दोस्तों। इसमें इसको गठित किया गया। तब इसमें जो HC ह्यूम था, रविंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हुए, वो कौन कौन से हुए, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीनाथ तैयब जी, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम पहले प्रेसिडेंट हुए मुस्लिम के, ठीक है, और सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। ठीक है, इसको पूरी डिटेल के साथ में बड़ी क्लासों में कराएंगे दोस्तों। ये बेसिक पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं। इसमें आप लिख सकते हो वैसे तो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मैन कहीं ना कहीं जो आदमी रहे होंगे वो कौन कौन से रहे होंगे, ये आप लिख सकते हो। ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। इसके जो कहीं ना कहीं मैन मेंबर कई बार पूछ लिया जाता है, मेंबर वर्ग, आप इसको कर सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मैन मेंबर थे वो कौन कौन थे, ये थे दोस्तों 70, 72, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में दोस्तों, बॉम्बे में 22 दिसंबर 1985 बॉम्बे में दोस्तों। ठीक है, और इसके हम बात करें, नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, सेकंड 1 फिरोज शाह मेहता,
बद्रुनाथ तैयब जी, तैयब जी, जो इसकी ये जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे वो बद्रुनाथ तैयब जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और तीसरे थे, चौथे नंबर पे थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ये मैन इसके सदस्य थे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बेसिकली दोस्तों हमने पढ़ा 1850 के बाद में कहीं ना कहीं लोगों में मेजोरिटी आएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होगा, वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, रिलीजियस से बिलोंग करता हो, लैंग्वेजेस बेस्ड हो सकता है। इसमें से हमने सम ऑर्गेनाइजेशन देखे जो पूर्ण सार्वजनिक सभा थी दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, मद्रास महाजन सभा थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जिसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी का हमने नाम सुना, इसने एक बुक लिखी थी दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बुक, लाइक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा है यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं। इसकी एक जो बुक थी मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ इसको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में दोस्तों उसने लिखा था जो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ब्रिटिश रूल का, उसका क्रिटिसिज्म करेगा ये दोस्तों इस बुक में दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। और फिरोज शाह मेहता, बद्रुनाथ तैयब जी, ये इंग्लिश हुए। कौन कौन से जो नेशनल जो कांग्रेस होगी, एच.सी. ह्यूम जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे दोस्तों, 72 जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मिलके इस नेशनल कांग्रेस को बनाया था दोस्तों। फिर धीरे धीरे किस तरह से इसका डिप्लेशन होगा 1907 में, ठीक है। फिर अलग से जो मुस्लिम पार्टी होगी वो बाहर निकल के आएगी दोस्तों, जो हिंदू होंगे वो कांग्रेस भी काफ़ी स्प्लिट हो जाएगा दोस्तों। फिर धीरे धीरे ये नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्वदेशी मूवमेंट 1905 में होगा। फिर 5 के बाद में मुस्लिम लीग आएगी 1906 में, 1907 में डिप्लेशन हो जाएगा इस कांग्रेस का, ठीक है। लखनऊ समझौते में दोबारा से फिर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे दोस्तों? इंडिया के लोगों को ये पता लगने लगा कि अब मेजोरिटी होगी तभी हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो स्वराज्य की मांग की थी वो थे हमारे, वो थे बाल गंगाधर तिलक 1895, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसने स्वराज्य की मांग की, स्वराज के बारे में
बोला था दोस्तों? इसने बोला था फ्रीडम, इसका स्लोगन था दोस्तों फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला था 1895। इसके बाद में दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक हुए, बिपिन चंद्र पाल हुए और जो लीडर थे, धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं हवा दे रहे थे। ठीक है, आप देखोगे इसके दो नेता होंगे दोस्तों। कांग्रेस में भी अगर कांग्रेस की बात, कांग्रेस के जो लीडर होंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट वो होंगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी को मानेंगे, ब्रिटिश पॉलिसी को एग्रीमेंट करने वाले कि जो भी ये नियम बना रहे हैं हमारे देश के लिए फायदेमंद होंगी। ठीक है, विदाउट झगड़े के, पीसफुली। ठीक है, ये पीसफुल की नीति अपनाई थी इन्होंने। इसमें दादा भाई नौरोजी, HC अयूब, ये नेता थे दोस्तों। एक्सट्रीमिस्ट में लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं दोस्तों। इनके द्वारा बोला गया कि ये जो ब्रिटिश शासन जो कर रही है दोस्तों, ये ऐसे बाहर नहीं जा सकती, हम इनको कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ेगा। इनकी जो पॉलिसी है, इनके जो एक्ट है, उनको कहीं ना कहीं हमारे को विरोध करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे देश से बाहर जाएंगे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं असैसिनेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से लाला लाजपत राय ने लाठी खा के दोस्तों काकोरी कांड में, ठीक है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल रहे हैं हमारे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इस कांग्रेस जब गठन हुआ 1885 में दोस्तों, गठन हो चुका, इसके नेता हुए, फिर बाद में पूरे देश में दोस्तों कहीं ना कहीं मेजोरिटी बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा दोस्तों आगे जाके वेस्ट बंगाल का, बंगाल में दोस्तों क्या होगा, 1905 में दो कैटेगरी होगी, एक मुस्लिम और हिंदू बेस्ड। ठीक है, एक हिस्से में कहीं ना कहीं मुस्लिम रह रहे थे, एक हिस्से में कहीं ना हिंदू रह रहे थे। ब्रिटिश के द्वारा ये देखा गया कि बंगाल में एक जगह पे तो मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब मुसलमान तो है ही है यहाँ पे बंगाल में,
कुछ मत ये बोल रहा है, यहाँ पे मुसलमान कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पे उनको लड़वाना। ठीक है, तो बंगाल में विभाजन होगा दोस्तों, स्प्लिट ऑफ बंगाल 1905 में। ठीक है, यहाँ तक हुआ। 1906 में दोस्तों क्या हुआ, मुसलमानों ने अपनी पार्टी अलग कर ली और हिंदुओं ने इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग बनी ढाका में दोस्तों, बांग्लादेश में। और जो मतलब जो पश्चिम बंगाल का ये सब कॉन्टिनेंट एरिया है दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करती थी। ठीक है, और ये तो था मुस्लिम लीग। इसके जो नेता थे दोस्तों, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई 1900। और जो हिंदू थे दोस्तों, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। कांग्रेस ये इसमें इंडिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें बाद में दोस्तों जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठकें होंगी दोस्तों, इस अधिवेशन में क्या किया होगा, कौन उसका प्रेसिडेंट रहा होगा, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई होंगी, कौन कौन से उसके मेन नेता होंगे, ये उस बैठकों में हम देखेंगे मेंस बुक में। ये बस बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी है उसकी बातें हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं फिर 1907 में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1907 में विभाजन होने के बाद में ये इन्हीं के नेता आपस में लड़ने लगेंगे दोस्तों। कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, कुछ मॉडरेट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये पहले से बता दिए ये कौन कौन से होंगे और किस किस अपनी पॉलिसी को रखेंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। जहाँ पे उन्होंने रेसिज्म को कहीं ना कहीं, डिस्क्रिमिनेशन को, फिर वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो मूवमेंट कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो इसी के पैरेलल दोस्तों, इसी के पैरेलल, इसी के समकालीन 1916-17 में दोस्तों रूसी क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। इसमें लोगों की एकजुटता को देखते हुए जो लेबर यूनिट थी दोस्तों, यूनिटनेस, लोगों में अपने उसको देखते हुए यहाँ अपने भारत के लोगों में कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी आती है।
इससे रूसी क्रांति से हम ये सीखते हैं दोस्तों, रशियन फाइट इससे, ठीक है। जब इंडिया में ये जो मूवमेंट हो रहे थे दोस्तों 1919 में पुरजोर विरोध हुआ रोलेट एक्ट का दोस्तों। रोलेट एक्ट के तहत दोस्तों यहाँ की जो इंडिया की जो पीपल थे वो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। आपने सुना होगा जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाने के बाद में वहां की जनता को नरसंहार किया होगा। आई होप दोस्तों आपने सुना भी होगा, ठीक है। पंजाब में दोस्तों 1919 में ही दोस्तों 1919 में महात्मा गांधी मतलब गांधी के द्वारा वैसे तो 1900 चंपारण हुआ दोस्तों, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर उसके बाद में 1919 में खिलाफत हुआ दोस्तों। खिलाफत मूवमेंट हुआ ये, और 1919 में ही आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ दोस्तों, जिसमें यहाँ के लोगों द्वारा जो ब्रिटिश कहीं ना कहीं क्राफ्ट होते थे या कोई वस्तु थी उसका पुरजोर विरोध किया गया था इस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में जाके दोस्तों जैसे 1928 में नील मजदूर पे विरोध किया गया था। गुजरात में दांडी मार्च की गई थी, दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च होगा। इसमें गांधी जी को दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, दो व्यक्तियों का साथ मिला, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया। स्टार्टिंग तो महात्मा गांधी ने 1916 में चंपारण वाला सत्याग्रह से किया था दोस्तों। फिर 1919 में रोलेट विरोध किया। फिर 1919 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो विदेशी जो स्वदेशी वस्तुओं की का प्रयोग करना, विरोधी करना, ठीक है। धीरे धीरे दांडी यात्रा से नमक बनाया गया दोस्तों, उसका विरोध किया गया, ठीक है। और ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था जितना भी था, ये कौन कौन से क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया गया, आप देखोगे जो सिंध पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान, बंगाल, पंजाब, असम, यहाँ के लोगों के द्वारा ज्यादा अप्रोच ये मूवमेंट ज्यादा देखने को मिला। समझ में आया दोस्तों? आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा।
जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था दोस्तों, तो उस समय एक ऐसी घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को चोरा-चोरी नामक घटना हुई थी, जिसमें 22 सिपाहियों को मौत के घाट में उतार दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा इस मूवमेंट को, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था दोस्तों। फिर 1930 में दोस्तों डिसओबीडिएंस मूवमेंट हुआ, ठीक है, करवाएंगे दोस्तों। जैसे जैसे फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या मांग की कि हम आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम देंगे, हम उसके लिए आपके एक्ट भी पास करेंगे दोस्तों। जिस तरह की आप मांग करते हो उस तरह की हम डिमांड करेंगे, आपको देंगे उस चीज़ के लिए, लेकिन इसके बदले में आपने हमारा जो विश्व युद्ध है इसमें कहीं ना कहीं हमारे को आर्मी या फिर सहयोग देना पड़ेगा, ठीक है। 1942 में ये मांग होगी और फिर ये डेलीगेट्स आएगा 1946 में, ठीक है। 1946 में दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव होंगे यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा उसका विरोध किया जाएगा, पाकिस्तान अलग स्टेट की मांग करेगा, ठीक है। माउंटबेटन 1947 में के द्वारा यहाँ पे 2 नेशन डिवाइड होंगे दोस्तों। इसी दौरान में उनके द्वारा अलग स्टेट की मांग की जाएगी। यहाँ पे इंडिया के लोग उनको कहीं ना कहीं उनकी विरोधी नीतियों को लागू करेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बातें आज जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए इसके बारे में हमने जाना। 47 तक कौन कौन से और बातें होंगी हम नेक्स्ट बुक्स में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही था। ये 1947 तक, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ, ठीक है। ये हम बड़ी मेन बुक में हम इसको पूरी डिटेल के साथ में देखेंगे दोस्तों। ये जो नेशनल मूवमेंट था कब स्टार्ट हुआ, 1870 से 1947 के पीरियड में जो भी घटनाएं हुई होंगी वो कौन कौन सी हुई, वो किस बेस्ड पे हुई, ये हमने इस क्लास में आज देखा। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों। अगर जो लास्ट की वीडियो आपने समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, मेरे को कमेंट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हो दोस्तों। अगर आप इस क्लास में, इस वीडियो में नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बेल आइकन को, बटन को दबा सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों। आज के लिए बाय, टेक केयर।